वेलकम टू कोडी फ्रंटियर। जैसा कि अब तक आप देखे, टॉपिक आपका था इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता पश्चात भारत, जिसमें हम 1947 से लेकर 2020 तक की सभी महत्वपूर्ण घटनाओं को लेकर के आए हैं। जैसा कि आपको बताया कि ये टॉपिक आपका ऐसा टॉपिक है जहां आप हमेशा छोड़ देते हैं, यानी आप 47 तक तो पढ़ते हैं हिस्ट्री, लेकिन 47 के बाद क्या हुआ, क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं घटी, ये इसका क्रम आपको नहीं पता है। और यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, चाहे आप कोई भी एग्जाम देते हैं, हर एग्जाम में आपका यहाँ से प्रश्न बनता है। तो अभी तक हम आपसे बात किए 47 से शुरुआत की, 46 से शुरुआत की थी कि 46 में कैबिनेट मिशन आता है, 47 में लॉर्ड माउंटबेटन वाइसराय बन के आते हैं, गवर्नर जनरल बन के आते हैं। फिर आपका पाकिस्तान बनता है 14 अगस्त को, 15 अगस्त को भारत आज़ाद होता है। नेक्स्ट ईयर 1948 में 30 जनवरी को गांधी जी की हत्या हो जाती है। सितंबर महीने में मोहम्मद अली जिन्ना साहब की मृत्यु हो जाती है। 1949 में आपका 26 नवंबर को आंशिक रूप से संविधान को स्वीकार किया जाता है, अंगीकृत किया जाता है। आपको ये भी बताए थे कि जब ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत पाकिस्तानी सैनिकों के द्वारा कबीलाई भेष में जम्मू कश्मीर पर हमला किया गया और कश्मीर उनके अधिकार में आ गया, जो अब आज भी POK के नाम से जाना जाता है, और ये उनके अधिकार में है। ठीक है, आधा कश्मीर आपका उनके अधिकार में, तब से लेकर के आज तक। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारे महत्वपूर्ण घटनाएं आपको हम बता दिए कालक्रमानुसार, लेकिन कुछ पॉइंट और भी है जिसको जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। जैसा कि आपको बताया, 1948 में गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा सैनिक कार्रवाई के द्वारा हैदराबाद का विलय किया गया। ठीक, तो थोड़ा सा कुछ पॉइंट और जानिएगा आप। 1948 में हैदराबाद का जो विलय किया गया था, उसका एक नाम दिया गया था ऑपरेशन पोलो। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, ऑपरेशन पोलो क्या था? तो ऑपरेशन पोलो था हैदराबाद का विलय, हैदराबाद पर सैनिक कार्रवाई। आपसे पूछा जाएगा ऑपरेशन जिब्राल्टर क्या था? तो ऑपरेशन जिब्राल्टर था पाकिस्तानी सैनिकों के द्वारा कबीलाई भेष में जम्मू कश्मीर पर हमला। ठीक है, तो ये पॉइंट सब ध्यान रखिएगा। तो ये इसको ध्यान रखना है। तारीख क्या है हैदराबाद का विलय, भारत में विलय 18 सितंबर 1948। ठीक, नेक्स्ट आइए 1949। देखिए 1949 में जनरल KM करियप्पा, ठीक, भारत के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष नियुक्त हुए, यानी पहले आर्मी चीफ बने थे ये KM करियप्पा। नेक्स्ट आपका 1951 में आपका 18 अप्रैल 1951 को विनोबा भावे के द्वारा तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव से भूदान आंदोलन की शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो यहाँ देखिए 4 क्वेश्चन बनता है आपका। पहला बात ये कि भूदान आंदोलन किसने शुरू की थी? तो विनोबा भावे ने शुरू की थी। कहाँ से शुरू की थी? तो आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली गांव से। आज ये पोचमपल्ली गांव तेलंगाना का पार्ट हो गया। ठीक है, उस समय आंध्र प्रदेश का था। फिर इसके बाद तारीख क्या थी? तो 18 अप्रैल 1951 थी। और एक पॉइंट जानिएगा आप, जब विनोबा भावे का नाम आया है तो विनोबा भावे भारत के पहले व्यक्ति हैं, पहले भारतीय हैं जिन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है। ठीक है, और रेमन मैग्सेसे अवार्ड को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 1952 में आपको 2 अक्टूबर 1952 को कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत हुई, यानी कि CDP, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत होती है। ठीक है, ये पॉइंट पूछा हुआ सवाल है, इसलिए बताना हमने अनिवार्य समझा और आपको हमने बता दिया। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत ये आपका 2 अक्टूबर 1952 को हुई थी। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप 1953 में आपका राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति होती है। ठीक है, और इसके 3 सदस्य होते हैं, फजल अली, पंडित हृदयनाथ कुंजरू और KM पानीकर। ये ध्यान रखिएगा, बार बार पूछा जाता है प्रश्न सवाल ये, फजल अली, पंडित हृदयनाथ कुंजरू और KM पानीकर। इसके अलावा घटना घटती 1953 में 1 अक्टूबर को 1953 को आंध्र प्रदेश के स्वतंत्र राज्य की नींव पड़ी। ठीक है, और ये भाषाई आधार पर अलग होने वाला ये भारत का पहला राज्य था। ठीक है, इसे तमिलनाडु प्रांत से अलग किया गया था। नेक्स्ट है आपका, देखिए तीसरा पॉइंट ध्यान रखिएगा, संगीत नाटक अकादमी, इसका उद्घाटन हुआ था 28 जनवरी 1953 को आपके राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। ठीक है, अब देखते हैं 1954 में 2 जनवरी 1954 को भारत के 4 सर्वोच्च पुरस्कार की स्थापना की गई, यानी 4 सर्वोच्च पुरस्कार की शुरुआत आपका इसी दिन से की गई, 2 जनवरी 1954 से। भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा? भारत रत्न, याद रखिएगा। देखिए भारत रत्न अपने आप नाम में ही लग रहा है कि भारी भरकम नाम है, तो भारत रत्न। दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? पद्म विभूषण। तीसरा पद्म भूषण। चौथा पद्म श्री। अब देखिए रट्टा कभी नहीं मारना, कभी रट्टा नहीं मारना, यहाँ तरीका है, को समझिए। एक तो भारत रत्न जैसे ही बोलते हैं हम तो एक नाम लग रहा है कि हाँ भारी भरकम कोई नाम ले रहे हैं, भारत रत्न। ठीक है, दूसरा पद्म विभूषण में देखिए 4 लेटर है, विभूषण में 4 लेटर है, भूषण में 3 लेटर है और पद्मश्री में 1 लेटर है। ठीक है, आप देखते हो कोई पुरस्कार वितरण होता है, ठीक है, जैसे किसी को गोल्ड मिलता है तो 3 सीढ़ी ऊपर रहता है, किसी को सिल्वर मिलता है 2 सीढ़ी ऊपर रहता है, किसी को ब्रॉन्ज मिलता है तो 1 सीढ़ी ऊपर रहता है, यानी जितने लेटर पद का उतना ही बड़ा रैंक है। ठीक है, 4 लेटर है तो इसका रैंक दूसरा है, 3 लेटर है तो तीसरा है, और 1 लेटर है तो चौथा है। ठीक है, कभी रट्टा नहीं मारना है, बस इनके लेटर को ध्यान रखिएगा। कभी कभी क्वेश्चन देता है आपसे, कहा जाता है कि इनको क्रम में रखें, भारत के 4 सर्वोच्च पुरस्कारों को क्रम में रखें, तो भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। अब जब इसकी बात कर लिए,
ठीक, इसकी शुरुआत कौन करते हैं? शुरुआत करते हैं तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे 1954 में? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा शुरुआत किया गया। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पहला भारत रत्न किसने प्रदान किया? तो प्रदान किसने किया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया। किसको किया, यानी पहला भारत रत्न किसको मिला? तो देखिए 1954 में 3 व्यक्ति को भारत रत्न मिला था, सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और आपका सीवी रमन। ठीक है, 3 व्यक्ति। अब बात उठती है आपसे, जब क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले भारत रत्न किसे मिला, तो देखिए 3 व्यक्ति के नाम की घोषणा हुई। मंच पे सबसे पहले पहुंचे उस समय सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्यों पहुंचे? क्योंकि उस समय वो उपराष्ट्रपति थे। ठीक, तो वरीयता क्रम में उनको सबसे पहले मंच पे बुलाया गया, तो सबसे पहले वो मंच पे पहुंचे, तो सबसे पहले भारत रत्न उनको मिल गया। तो हम कहते हैं कि सबसे पहले भारत रत्न किसको मिला? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला। ठीक है, तो यहाँ बहुत सारे पॉइंट हैं, समझ गए, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए आपका 1954 में दूसरी घटना, इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं आपसे। ठीक है, पंचशील समझौता हुआ था 1954 में, लेकिन कुछ और हमें लगा कि और बताना चाहिए आपको। पंचशील समझौता आपका होता है 29 अप्रैल 1954 को। ठीक है, किसके किसके बीच? चाइना और भारत के बीच। किस मुद्दे पर? तो तिब्बत को लेकर। तिब्बत पर चाइना ने इस समय कब्जा कर लिया था, तो तिब्बत को लेकर के चाइना और भारत के बीच एक समझौता होता है, जिसे पंचशील समझौता नाम दिया जाता है। ठीक है, और इसी के बाद दलाई लामा जो है वो भारत में आकर शरण लेते हैं। ठीक है, और उस समय से लेकर के आज तक भारत और चाइना के बीच में दलाई लामा को लेकर के आपका तनातनी का माहौल बरकरार है। ठीक है, नेक्स्ट अब आइए तीसरा पॉइंट। 1954 में साहित्य अकादमी की स्थापना होती है। ठीक, अभी आपसे बोले थे 1953 में संगीत नाटक अकादमी की स्थापना, ध्यान रखिएगा, 1953 में संगीत नाटक की अकादमी की स्थापना, और 1954 में साहित्य अकादमी की स्थापना होती है, और साथ ही ललित कला अकादमी यानी कि नेशनल एकेडमी ऑफ आर्ट्स की स्थापना होती है दिल्ली में। क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट 1955 पे, और वहां चलते हैं मैम के साथ। ठीक है, नाउ अब हम आते हैं 1955 के पॉइंट्स में और उनको क्रमबद्ध तरीके से हम देखते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में से है कि पहला एक्ट अगर हम बात करें तो हिंदू विवाह कानून यानी हिंदू मैरिज एक्ट को पारित किया गया था। तो आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि ये क्या करते हैं कि आपको एक्ट दे देंगे और ईयर पूछ देंगे कि किस वर्ष ये एक्ट पारित हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हिंदू विवाह कानून, हिंदू मैरिज एक्ट को पारित किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकारी एक्ट, अगर हम इसको इंग्लिश में बोलें तो हिंदू सक्सेसर एक्ट को पारित किया गया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है नागरिकता को लेके, ये यूपीएससी ने पूछ रखा है, नागरिकता यानी सिटीजनशिप। ठीक है, नागरिकता अधिनियम पारित की गई थी, तो 1955 इंपॉर्टेंट है बिकॉज द सिटीजनशिप एक्ट वाज पास्ड। आपसे यूपीएससी ने ये पूछा था कि नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित की गई थी। लिस्ट ए लिस्ट बी करके दे देंगे और आपको बोलेंगे कि क्रम में सजाइए, या आपको वो ऑप्शंस देते हैं कथन और कारण के, तो उसमें बोल देंगे कि नागरिकता अधिनियम 1956 में पारित की गई थी, गलत स्टेटमेंट हो जाएगा, 1955 ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कि राजभाषा, जो आपका राजभाषा है बहुत इंपॉर्टेंट, आपके अनुसूची में 8वें अनुसूची में है। ठीक है, नाउ बहुत इंपॉर्टेंट नाम है वीजी खरे। वीजी खरे, इनकी अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। राजभाषा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुई? तो वीजी खरे की अध्यक्षता में हुई, और कब हुई? तो 1955 में हुई। और यहीं पर एक कंक्लूडिंग पॉइंट क्या है कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि राज्य भाषा अधिनियम कब पारित की गई है, राज्य भाषा अधिनियम कब पारित की गई है, तो ये आंसर हो जाएगा 1963। तो दोनों याद कर लेंगे, राज्य भाषा आयोग कब? तो 1955, किसकी अध्यक्षता में? तो बीजी खरे की अध्यक्षता में। और राज्य भाषा अधिनियम कब है? तो 1963 है, 1963। अब आपको देखना है कि आयोग पूछ रहा है राजभाषा का या अधिनियम पूछ रहा है, दोनों के सामने मैंने ईयर्स को क्लियर कर दिया है। ठीक है, वो आपको दिमाग में अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है कि क्या एग्जैक्टली पूछा जा रहा है। नेक्स्ट हम आते हैं 1956 के पॉइंट। ठीक है, 1956 की बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंडिया को हॉकी में गोल्ड मेडल मिला। इंडिया को हॉकी में जो ये गोल्ड मेडल मिल रहा है, ये मेलबॉर्न में आयोजित ओलंपिक खेल में मिला था, और इंडिया का ये बहुत इंपॉर्टेंट अचीवमेंट माना जाता है, हॉकी में गोल्ड मेडल का जीतना, भारत का कहाँ पर? मेलबॉर्न ओलंपिक में। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं जीवन बीमा। जीवन बीमा यानी लाइफ इंश्योरेंस, जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण किया गया। आपसे पूछ देंगे कि जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण कब किया गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है 19 जनवरी, और ईयर करके पूछ देंगे तो 1956 को। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट है राज्य पुनर्गठन अधिनियम। अब डोंट गेट कंफ्यूज्ड,
ये मैं क्यों बोल रही हूँ, राज्य पुनर्गठन आयोग आता है आपको तो 1953 आप लिखेंगे, ठीक है, और राज्य पुनर्गठन अधिनियम आएगा तो आपको लिखना है 1956। क्लियर। अब दोनों के बीच में मैं फिर से एक बार डिफरेंशिएट कर देती हूँ। राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की गई थी 1953 में और इसकी अध्यक्षता की गई थी फजल अली के नेतृत्व में। टोटल 3 सदस्य थे राज्य पुनर्गठन आयोग में, ठीक है, फजल अली, हृदयनाथ कुजरू और के.एम. पानीकर। यूपीएससी का क्वेश्चन भी रहा है ये, ठीक है। अब इसी राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों पर, ठीक है, आपके आगे चल करके जब इसने अपना रिपोर्ट प्रेजेंट किया और उस रिपोर्ट को पारित किया जाता है तो ये बन जाता है एक्ट। तो एक्ट कब बना, यानी कि पारित कब हुआ है, ये पूछा जाएगा तो 1956 होगा, और राज्य पुनर्गठन आयोग होगा तो 1953 होगा। इसी राज्य पुनर्गठन अधिनियम के पारित होने पर, ठीक है, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों को बनाने की मंजूरी दी गई थी। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसी बीच में कि 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग जब बनाया गया था तो उसी 1953 में 1 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर बनाने वाला पहला राज्य था, ठीक है। जब भी अधिनियम आएगा 1956 करिएगा, क्लियर। किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग बना था, तो फजल अली की अध्यक्षता में। अब आगे आ जाते हैं हम। देखिए, पंचवर्षीय योजनाओं का जो दौर शुरू होता है वो 1951 से शुरू होता है और इसको संचालित करती है कौन, योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन। अब इम्पॉर्टेंट हमारे लिए क्या है कि हमारे पास बहुत ही सीमित संसाधन थे जब भारत स्वतंत्र हुआ था, और इन्हीं सीमित संसाधनों को एक योजना के सही तरीके के द्वारा चलाने के लिए जो कमीशन गठित की गई थी, उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो अध्यक्ष भी थे प्लानिंग कमीशन के, तो उन्होंने 5 वर्षों का प्लानिंग कमीशन अपॉइंट किया था। तो जो प्लानिंग कमीशन जो 1956 में जो आई है, ये दूसरी पंचवर्षीय योजना के तौर पर जानी जाती है। हमने पहली पंचवर्षीय योजना 1951 के पॉइंट में देखी है, जो कि 1951 से 1956 तक चली थी, ठीक है। अब आते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना। पूछा जाएगा कि कब बनाई गई, तो इसका जो टाइम पीरियड है ये याद रखिएगा, 1956 से 61 इसका समय है, यानी ये 5 सालों का समय अवधि है सेकेंड 5 ईयर प्लान के लिए। और बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इस 5 वर्ष के सेकेंड 5 ईयर प्लान को हम एक दूसरे नाम से जानते हैं और वो नाम है पीसी महालैनोबिस मॉडल। अब ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। पीसी महालैनोबिस कौन थे? पीसी महालैनोबिस हमारे कंट्री के बहुत फेमस अर्थशास्त्री रहे हैं, फेमस इकोनॉमिस्ट रहे हैं, और इनका जो बर्थडे हुआ था वो 29 जून 1893 को हुआ था। इन्हीं के जन्म दिवस को सेलिब्रेट करने के लिए हमारे कंट्री में इनके बर्थडे को यानी 29 जून को सांख्यिकी दिवस के तौर पर यानी स्टैटिस्टिकल डे के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। तो आपसे 1 लाइनर क्वेश्चन पूछ देंगे कि व्हेन इज द स्टैटिस्टिकल डे सेलिब्रेटेड, सांख्यिकी दिवस को कब शुरू किया गया या किसके नाम पे शुरू किया या किस दिन मनाया जाता है? 29 जून ऑन द बर्थडे ऑफ पीसी महालैनोबिस। पीसी महालैनोबिस मॉडल के नाम से कौन सी पंचवर्षीय योजना है? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना। एक चीज और इंपॉर्टेंट बता दूं, जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान थी उसने एग्रीकल्चर पर, कृषि पर बल दिया था और साथ ही साथ उसने इरिगेशन पर यानी सिंचाई व्यवस्था पर बल दी थी। यहीं पे हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि हमारे लिए जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी इसने इंडस्ट्रियलाइजेशन पर बल दिया था, इसने औद्योगिकरण पर फोकस किया था, ठीक है। ये पॉइंट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट। 29 जून स्टैटिस्टिकल डे के तौर पर पीसी महालैनोबिस के नाम पर। आगे हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ट्रॉम्बे यानी बॉम्बे में ये जगह है, ट्रॉम्बे में न्यूक्लियर रिएक्टर की शुरुआत की गई थी। और ये ट्रॉम्बे में जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, पहला न्यूक्लियर रिएक्टर जो बिठाया गया था, यूज में लाया गया था, ये 6 अगस्त को लाया गया था और इसका नाम था अप्सरा। तो आपसे पूछ दिया जाएगा कि पहला न्यूक्लियर रिएक्टर क्या नाम है? अप्सरा, ठीक है। इस तरीके से 1956 में कब शुरुआत की गई, कहाँ शुरुआत की गई? तो ट्रॉम्बे में। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट है दिल्ली, और दिल्ली की अगर हम बात करते हैं तो इस दिल्ली को 1956 में ही संघ राज्य क्षेत्र यानी यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया जाता है, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप पूछें, अदरवाइज हम आगे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं आपका 1957।
1957 की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना थी वो पहला ये कि दूसरा आम चुनाव हुआ, यानी कि दूसरा लोकसभा का चुनाव होता है, ठीक है, सेकेंड जनरल इलेक्शन कंडक्टेड होती है। सेकेंड घटनाक्रम ये है कि राष्ट्रीय पंचांग, जिसको नेशनल कैलेंडर कहते हैं आप, 22 मार्च 1957 को भारत सरकार के द्वारा इसे अपनाया गया। और आपको पता है भारत का राष्ट्रीय पंचांग क्या है? शक संवत, ठीक है, शक संवत, ठीक, जिसका पहला महीना कौन सा होता है? चैत्र महीना, और तारीख क्या होती है? लगभग 22 मार्च। शक संवत की शुरुआत किसने की थी? तो कुषाण शासक कनिष्क ने। ये कनिष्क का राज्यारोहण का वर्ष था और इसकी शुरुआत की थी कब? 78 AD में, ये ध्यान रखिएगा। कुषाण शासक कनिष्क था और इसने 78 AD में, जो इसका राज्यारोहण का वर्ष था, यानी इस साल ये सत्ता में आसीन हुआ था और इसी साल इसने शक संवत की शुरुआत की थी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका दशमलव प्रणाली, सिक्कों के दशमलव प्रणाली की शुरुआत होती है, ठीक है, सिक्कों के दशमलव प्रणाली की शुरुआत होती है 1957 में, और ये सवाल कितनी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए ध्यान रखिएगा। शक संवत के बारे में, दशमलव प्रणाली के बारे में, दूसरा लोकसभा चुनाव, ठीक है, इन तीनों घटनाओं को। नेक्स्ट चलते हैं आपका 1958 की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है वो ये है कि IIT मुंबई की स्थापना होती है। आपसे पूछा जाता है सवाल कि भारत का सबसे पहला IIT कॉलेज कौन सा था? तो ध्यान रखिएगा, खड़गपुर IIT, पश्चिम बंगाल, ठीक है। 1959 में आप देखिए दो IIT की स्थापना होती है, मद्रास और कानपुर IIT की, ठीक है, इन दोनों की स्थापना होती है। और एक और महत्वपूर्ण घटना घटती है ये कि सत्यजीत रे, ये प्रसिद्ध फिल्मकार हैं, इनकी फिल्म है आपुर संसार, जिसने भारतीय सिनेमा का अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक परचम लहराया, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। सत्यजीत रे की मूवी आपुर संसार, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 1960 का पहला पॉइंट ध्यान रखना है आपको कि सिंधु जल समझौता होता है, भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता संपन्न होता है वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष यूजिन ब्लैक की अध्यक्षता में, ठीक है, इस चीज को पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अध्यक्षता किसने की थी? वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष यूजिन ब्लैक ने की थी, और भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता होता है 1960 में, जिसके तहत सिंधु और उसकी 5 सहायक नदियां, यानी ध्यान रखिएगा, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ठीक है, आपको हम यहाँ लिख रहे हैं, देखिएगा, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ठीक। एक कोडिंग हमने इस पे बनाई थी, वो ये था कि सज के चले राहुल, ब्याह सपना से करने, ठीक है, ये राहुल गांधी हैं और ब्याह सपना चौधरी से करने जा रहे हैं। सज के चले राहुल, ब्याह सपना से करने, ठीक है, बस इसको ध्यान रखिएगा। अब ये इसका आपसे पूछा जाता है इसमें बहुत सारे प्रश्न कि सिंधु की सहायक नदियों को उत्तर से दक्षिण क्रम में रखें, तो ये सिंधु की सहायक नदियां उत्तर से दक्षिण, यानी नॉर्थ से साउथ की ओर, इनका अरेंजमेंट है ये, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, इसी तरह से इनका क्रम है, ऊपर सिंधु, फिर झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। अब इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि सिंधु जल समझौते के तहत सिंधु, झेलम और चिनाब, ये 3 नदियां जो ऊपर में लिखी हुई हैं, इन 3 नदियों का 80% पानी पाकिस्तान और 20% पानी इंडिया यूज करेगा, और इन 3 नदियों का 80% जल इंडिया यूज करेगा और 20% पानी आपका पाकिस्तान यूज करेगा। तो ध्यान रखिएगा, सिंधु जल समझौते के तहत सिंधु, झेलम, चिनाब के 80% जल पर अधिकार पाकिस्तान का, 20% भारत का, और रावी, ब्यास, सतलज के 80% पर भारत का और 20% पर पाकिस्तान का। नेक्स्ट आपका अगला पॉइंट है 1960 की कि बम्बई राज्य को महाराष्ट्र और गुजरात में विभाजित किया गया, यानी बम्बई को बांट करके महाराष्ट्र और गुजरात नए राज्यों का सृजन होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका 1960 ओलंपिक में, रोम ओलंपिक में, ये ओलंपिक रोम में हुआ था, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये ओलंपिक हुआ था आपका रोम में, और रोम ओलंपिक में मिल्खा सिंह के द्वारा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था, ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना है। अब चलते हैं 1961 में मेम के साथ। ना अब हम आगे आते हैं 1961 के पॉइंट पे, और 1961 में बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स है कि हमारे एजुकेशनल डेवलपमेंट के लिए और हमारे शैक्षणिक गुणवत्ता को सुधारने के लिए NCERT का गठन किया गया था। NCERT अगर हम देखें तो 1961 में इसकी स्थापना हो रही है। इसको अगर हिंदी में बोलेंगे तो राष्ट्रीय शैक्षणिक प्रशिक्षण और अनुसंधान परिषद इसका पूरा नाम है, और अगर हम इंग्लिश में बोलते हैं तो नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च ट्रेनिंग होगा, ठीक है। अगर आपको NCERT का फुल फॉर्म आएगा तो उसके अकॉर्डिंगली आप करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव ये था कि हमें एजुकेशन की गुणवत्ता को सुधारना था, और इसके लिए हमने NCERT को स्थापित किया है 1961 में, ठीक है ना। अगले पॉइंट पे हम आ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे एक वर्ड आता है पुर्तगाली, पोर्टुगीज, ठीक।
अगर आपने यूरोपियों की इतिहास को पढ़ा होगा और यूरोपियों का भारत आगमन पढ़ा होगा तो आपने जाना होगा कि भारत में सबसे पहले यूरोपियंस जो भारत आते हैं वो थे वास्को डी गामा, और पोर्तुगीज यानी पुर्तगाली ही भारत में सबसे पहले व्यापार के लिए आए थे। अब जैसे ही पुर्तगाली भारत आते हैं और वास्को डी गामा के द्वारा भारत की खोज की जाती है, धीरे धीरे उन्होंने अपना व्यापार विस्तार करना शुरू किया, और व्यापार विस्तार के साथ साथ उन्होंने भारत में अपना साम्राज्य भी बनाना शुरू किया। व्यापार के साथ साथ साम्राज्य बनाना शुरू किया, और उसी साम्राज्य के विस्तार के ही तहत उन्होंने हमारे भारतीय राजाओं के साथ उन्होंने युद्ध को इम्पॉर्टेंट माना और उनसे युद्ध किया। और इम्पॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पे 2-3 नाम है, ठीक है, गोवा, दमन और दीव। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या है समझिए, अगर हम 1961 बोलते हैं तो यहाँ पे हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि इन तीनों जगहों को, यानी दमन और दीव तो यूटी हो गया, और गोवा यानी गोवा, दमन, दीव को पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया, और इसके लिए ऑपरेशन विजय इम्पॉर्टेंट है। तो अगर पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया, इसका मतलब ये होता है कि पुर्तगालियों के अधिकार क्षेत्र में था गोवा, दमन और दीव। क्लियर? तो अब पुर्तगालियों का अधिकार गोवा, दमन, दीव पर कब हुआ और कैसे हुआ, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। थोड़ा सा मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जा रही हूँ, सुनिए। पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया, और इसके लिए जिस ऑपरेशन को चलाया गया वो था ऑपरेशन विजय। तो आपसे पूछा जाएगा कि ऑपरेशन विजय क्या। अभी हमने 3 ऑपरेशन देखा, ऑपरेशन जिब्राल्टर देखा, ऑपरेशन पोलो देखा, और ये ऑपरेशन विजय। ठीक, पुलिस कार्रवाई, या नहीं हम बोल सकते हैं कि सैन्य कार्रवाई, ठीक है, सैन्य कार्रवाई के तहत यहाँ पर इसको मुक्त कराया गया। इम्पॉर्टेंट क्या है कि गोवा को पुर्तगाली साम्राज्य का क्षेत्र बनाया गया था 1510 में, ठीक है, 1510 में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गोवा को पुर्तगालियों ने कब जीता, तो 1510, और किससे जीता, तो बीजापुर के शासक थे यूसुफ आदिल शाह, उनसे जीता था। और वहीं पर अगर हम दमन और दीव की बात करते हैं तो 1534-35 में दमन और दीव को इन्होंने पुर्तगालियों के समय जो उनके गवर्नर थे उन्होंने जीता था। और किससे जीता था, तो गुजरात के शासक बहादुर शाह से जीता था। ये इंपॉर्टेंट है, वो हिस्ट्री का पार्ट हो गया। आपको यहाँ पर समझिए कि पुर्तगालियों से मुक्ति दिलाई गई थी गोवा, दमन, दीव को ऑपरेशन विजय के तहत दिसंबर 1961 में। ठीक, अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है 10वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1961 में हुआ। ठीक है, और यहाँ पर हमारे लिए जो केंद्र शासित प्रदेश होंगे वो दादर नगर हवेली होंगे। इम्पॉर्टेंट क्या है कि इसी 10वें संविधान संशोधन 1961 के तहत दादर नगर हवेली को यूटी का दर्जा दिया गया, यानी संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया। ठीक, कब बनाया गया, तो 1961। किस संवैधानिक संशोधन के तहत बनाया गया, तो 10वां संवैधानिक संशोधन, ये याद रखिएगा। अगला हमारा इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है गुट निरपेक्ष, यानी कि नॉन अलाइंड मूवमेंट, यानी नाम, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। और यहाँ पर हमारी इंपॉर्टेंट ये है इस पॉइंट में कि यहाँ पर भारत की भागीदारी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों भारत की भागीदारी इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात की 1961 में पहली बैठक की अध्यक्षता भारत ने की थी। ठीक है, नाम के पहली बैठक की अध्यक्षता भारत ने की थी। और अब नाम के बारे में थोड़ा बहुत जान ले कि ये जो नाम है ये एक ऐसी संस्था है जिसकी स्थापना 1961 में युगोस्लाविया सर्बिया के बेलग्रेड में की गई थी। और यहीं पर भारत का प्रतिनिधित्व करने, ठीक है, हमारे तत्कालिक प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। तो भारत ने पहली बार अध्यक्षता की थी। इनके साथ साथ और 2 और इम्पॉर्टेंट पर्सन्स हैं हमारे लिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं सुकर्नो, और साथ ही साथ युगोस्लाविया के राष्ट्रपति हैं जोसेफ ब्रॉज टिटो, या मार्शल टिटो के नाम से। तो अगर आप ये 3 नाम इम्पॉर्टेंट है, जैसे बोलें कि नेहरू, सुकर्नो और टिटो, और 3 देश होंगे तो भारत से नेहरू, इंडोनेशिया से सुकर्नो और आपका युगोस्लाविया से टिटो। ठीक है, अब इनका प्रमुख उद्देश्य क्या है, ये भी थोड़ी बहुत बातें जान ले। मेन इंपॉर्टेंट क्या था कि इनको, यानी कि नाम को स्थापित करने का मेन उद्देश्य था कि ये अपने आप में सेल्फ सॉवरेन होना चाहते थे, यानी कि प्रभुत्व संपन्न होना चाहते थे, अपनी सुरक्षा, सिक्योरिटी के लिए, इंटीग्रिटी के लिए। इस तरीके से ये कोऑर्डिनेट करके काम करना चाहते थे, किसी दूसरे के
डिपेंडेंस में नहीं रहना चाहते थे और बहुत इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है। अब यहाँ पे एक बात हम आगे और देखेंगे कि भारत में पहली बार इस नाम को जो आयोजित किया जाता है या नाम की जो बैठक होती है वो 1983 में होती है, जिसकी अध्यक्षता पहली बार उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में होगी। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि नाम की स्थापना कब होती है, 1961 बेलग्रेड में, किनके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू, सुकर्णो और टीटो के द्वारा, ठीक है। और पहली बार भारत ने अध्यक्षता कब की थी गुटनिरपेक्षता की, तो 1961 में। यहाँ तक अगर किसी का कोई डाउट हो तो पूछे, अदरवाइज हम आगे प्रोसीड करते हैं।